नमस्कार, निरोग स्ट्रीट के स्पेशल शो निरोग संवाद में आपका स्वागत है। आज के शो में हम जोड़ों के दर्द के कारण और उसके उपायों के बारे में जानेंगे। इस परिचर्चा में आज हमारे साथ वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर स्नेहल कदम हैं। डॉक्टर स्नेहल कदम का आयुर्वेद के क्षेत्र में 17 वर्षों का अनुभव है। डायबिटीज, गायनेक, जॉइंट, मसल, स्पाइन डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के उपचार में इन्हें विशेषज्ञता हासिल है। डॉक्टर स्नेहल कदम, हमारे शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर स्नेहल कदम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जोड़ों के दर्द की समस्या बेहद आम हो चुकी है और ठंड में ये बहुत बढ़ जाती है, तो आपके हिसाब से इसका क्या कारण हो सकता है? जॉइंट डिसऑर्डर्स जो है उन सब में जो प्रमुख कारण होता है वो वात होता है। वात वृद्धि या वात दुष्टि जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं, तो उसकी वजह से जॉइंट पेन होता है। और जब ठंड का दिन होते हैं, ठंड का सीज़न आता है, उस समय में वात प्रकोप बढ़ जाता है। शीत गुण से वात बढ़ता है। इस वजह से ठंड के दिनों में मैक्सिमम टाइम हमें जॉइंट पेन के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा देखने मिलते हैं, या फिर किसी को पुरानी इंजरी हो, कुछ ट्रॉमा हो, एक्सीडेंट हुआ हो, कहीं पे गिर गए हो, लगा हुआ हो, उसमें भी पेन देखने को मिलता है। अब जॉइंट पेन के जो मेन डिसीजेस है उसमें है संधिगत वात है, आम वात है, गाउटी आर्थराइटिस है, या फिर वातरक्त जिसे गाउटी आर्थराइटिस कहा जाता है, या फिर सिनोवियल फ्लूइड में इन्फेक्शन होता है, साइनोवाइटिस होता है। इनकी वजह से जॉइंट पेन देखा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, जैसे एक एज के बाद डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से भी जॉइंट पेन हो सकता है। दूसरी चीज़ फीमेल्स में स्पेशली देखा जाता है, मेनोपॉज के बाद जो उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उनके बोन्स में ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस देखे जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स में जॉइंट पेन हम ज़्यादा देखते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जॉइंट पेन के। मतलब अलग अलग रीज़न हो सकता है और अलग अलग तरीके से। जी बिल्कुल। तो वैदिक सवाल ये उठता है कि जब मौसम में बदलाव हो तो उस टाइम पे कैसे अपने आप को बचाएं इस चीज़ से? मौसम में जब बदलाव होता है तो सबसे मुख्य कारण जॉइंट पेन का, जैसे मैंने पहले बताया, वात प्रकोप है। तो वात से बचने का सबसे अच्छा तरीका है स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन का मतलब होता है ऑयल एप्लीकेशन। अगर आप फुल बॉडी में नहीं कर सकते डेली, तो वीकली वंस तो करना चाहिए, या फिर डेली बेसिस पे जिस जॉइंट में आपको पेन हो रहा है उस जॉइंट पे ऑयल का मसाज करना चाहिए। इसमें एक चीज़ और आती है कि कौन से ऑयल का यूज़ करें फिर? ऑयल्स में इन जनरल तिल का तेल अगर यूज़ करते हैं या फिर सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन पित्त प्रकृति के पेशेंट्स में सरसों के तेल से दाने होने की पॉसिबिलिटी होती है, गर्म पड़ता है वो, इसलिए। तो तिल का तेल या सरसों का तेल से कर सकते हैं, या फिर बला तेल है, महानारायण तेल है, चंदन बला लाक्षादी तेल है, धानवंतरम तेल है, इन तेल का भी जनरली यूज़ किया जा सकता है। इसी के साथ में स्वेदन। स्वेदन मतलब हीट एप्लीकेशन, हॉट फर्मेंटेशन बोलते हैं हम उसको। तो या तो गरम ईंट सेक के कर सकते हैं, या गरम कपड़े से कर सकते हैं, या हॉट वाटर बैग होती है उससे सेक कर सकते हैं। गरम पानी डायरेक्ट जॉइंट पे डाल के उससे भी सेक किया जा सकता है। तो मसाज करना, ऑयल मसाज करना, सेक करना। और तीसरी चीज़ है, अगर स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक जॉइंट में है तो उस पर बैंडेज बांधना। जैसे अगर नी जॉइंट है तो नी कैप भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे बैंडेज बांधना। तो इन सब ये 3 चीज़ें करने से आप जॉइंट पेन से, जब मौसम बदलता है तो आप मिनिमम इफ़ेक्ट होगा या फिर इफ़ेक्ट नहीं भी हो सकता, तो आप बच सकते हैं इन चीज़ों से। तो जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें बताई कि आप ये कर सकते हैं, आप बैंडेज बांध सकते हैं, लेकिन अब हमारे दर्शक देख रहे हैं, अब किसको कैसे क्या करना है, किसको कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, ये हमें आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही सलाह लेके करना चाहिए। तो वैदिक आयुर्वेद में इसका क्या समाधान है? क्या इसका कोई स्थायी इलाज है? आयुर्वेद में जॉइंट पेन के लिए शोधन और शमन 2 चिकित्सा बताई गई है। तो शमन चिकित्सा में अस्थि को बल देने वाली चिकित्सा की जाती है। ऐसे कुछ मेडिसिन यूज किए जाते हैं जिसमें कैल्शियम का प्रमाण ज़्यादा हो, कैल्शियम डेफिशिएंसी का फुलफिलमेंट हो जाए, आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। दूसरी चीज़ है वात शामक औषधि होती है, जिससे वात नॉर्मलाइज हो जाएगा तो पेन कम हो जाता है।
तीसरी चीज़ है रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा में क्या होता है कि एक बार आपके बोन्स वगैरह मैनेज हो गए, पेन ख़त्म हो गया या कम हो गया, उसके बाद वो जिस पोजीशन में बोन्स है उस पोजीशन में रहने चाहिए, तो उसके लिए रसायन चिकित्सा की जाती है। तो ये 3-4 चिकित्सा है। उसके साथ में जो अस्थि के लिए बल्य चिकित्सा है, उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कैल्शियम रिच होती है, कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर पे हम दे सकते हैं, वो मेडिसिन भी हम यूज़ करते हैं। साथ में रक्त पित्त शामक चिकित्सा दी जाती है, जैसे आम वात है या वात रक्त के पेशेंट होते हैं, उनमें रक्त और पित्त की भी दृष्टि होती है, तो रक्त पित्त शामक चिकित्सा भी दी जाती है। तो ये सारे आयुर्वेदिक चिकित्सा तत्व है जॉइंट पेन के लिए। मेडिसिनल ये भी कहा जाता है कि आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपी से असाध्य रोगों का उपचार संभव है। ठीक है, तो क्या जोड़ों के दर्द के लिए कोई ऐसी थेरेपी है जिससे उसका इलाज संभव है, और ये कितनी प्रभावी है यदि है तो? बिल्कुल, मेरा जो अनुभव रहा है, जैसे मैंने पहले बताया शोधन चिकित्सा होती है, तो शोधन चिकित्सा में पंचकर्म का समावेश होता है। तो उसमें अभ्यंग, स्वेदन, बस्ती, स्थानिक बस्ती मतलब जानू बस्ती है, कटी बस्ती है, इनका समावेश होता है। उसी के साथ कुछ उपकर्म है, जैसे अग्निकर्म है, विद्धकर्म है, इनका उपयोग होता है। लीच थेरेपी, रक्तमोक्षण भी किया जाता है। तो ये सारे पंचकर्म के अंडर ही हम इसको बोल सकते हैं। तो ये सारे थेरेपी से डेफिनेटली जॉइंट पेन में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली क्योर होगा, वो पर पेशेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, कितना डिजनरेशन है, और मसल्स का कंडीशन क्या है, क्योंकि जॉइंट को होल्ड करने वाले मसल होते हैं। तो बहुत सी बार जॉइंट पेन में बोन की प्रॉब्लम नहीं होती, अस्थि की तकलीफ नहीं होती है, मसल्स की प्रॉब्लम होती है। मसल्स वीक होने की वजह से वो प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से भी जॉइंट पेन होता है। तो क्या कंडीशन है उसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली क्योर भी हो सकते हैं, जैसे कम एज है या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है जिसकी वजह से, या कुछ ट्रॉमा है जिसकी वजह से जॉइंट पेन है, तो ऐसे पेशेंट्स को हमने कम्प्लीटली क्योर भी किया है। अब इसमें रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरे पेशेंट को फर्स्ट थेरेपी से मैंने रिजल्ट देखा है। पेशेंट खुद आके कहते कि मैम हमारा पेन कम हो गया है, या उनकी जो चाल होती है, पोस्चर्स होते हैं, उनमें वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उनको जो पोस्चर लेने में तकलीफ़ होती है या चलते समय दिक्कत होती है, वो उसमें रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो थेरेपी से पहले थेरेपी से रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। और मेरा मानना ये है कि एक बार ये करके देख लेना चाहिए, आगे कुछ भी ट्रीटमेंट करने से पहले ये करके एक बार देख लो। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, होगा तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। अगर आपको जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन आपके दूसरे जो प्रॉब्लम्स है या ओवरऑल बॉडी पे उसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हम इन जनरल हम बोलते हैं कि पंचकर्म के साइड इफ़ेक्ट्स एज सच बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। कुछ पेशेंट्स को हो भी सकते हैं, एनीमा में हो सकता है, या फिर वमन विरेचन देते हैं उसमें हो सकता है, लेकिन जो सिंपल अभ्यंग, स्वेदन, स्थानिक बस्ती है, इनमें इन जनरल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते। तो हम ऐसा कहते हैं कि पंचकर्म से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन साइड बेनिफिट्स ज़रूर होते हैं। मेडिसिन आपने बात की कि आपके एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनका ठीक भी हुआ है, तो ऐसा कोई एक जो आप हमारे साथ एक किस्सा बता सकें, जिससे हमारे दर्शकों को भी थोड़ा लगे कि हाँ। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो लगभग उनकी एज 67 ईयर्स की थी, फीमेल पेशेंट थी, और वो गिर गई थी, जिसकी वजह से उनको जो लंबर में बैक पेन हो रहा था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हुआ था, एक हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हुआ था एक वर्टिब्रा में, और उनको हाइपरट्रॉफी हुई थी, मसल हाइपरट्रॉफी भी हो गई थी। तो उसकी वजह से वो हिल ही नहीं पा रही थी, मतलब वो सिर्फ लेटी रहती थी। अगर उनको बैठना है तो 2 लोग मिलके उनको बिठाना पड़ता था, और उनको चलने में भी वॉकर के साथ भी नहीं चल पाती थी। अब वो बैठने में ही उनको दिक्कत थी, तो चलना तो उनके लिए बहुत परेशानी थी।
तो जब वो मेरे पास लेकर आए, व्हील चेयर पर लेकर आए, उनको चेक करने के लिए जब मैंने बेड पे सुलाया तब भी उनको बहुत परेशानी हुई सुलाने के लिए। फिर सेम डे शाम को वो आए थे, सेम डे इवनिंग में मैंने उनका पंचकर्म करवाया। उसमें सिर्फ अभ्यंग, स्वेदन, नॉर्मल जो बस्ती और एक कटी बस्ती दी। तो उतने में ही उनको बहुत रिलीफ मिला, वो आराम से सो पाई, क्योंकि उनको गिर गए थे वो और उनको 3 दिन हो चुके थे ऑलरेडी। 3 दिन से वो कंटिन्यूसली पेन में थी। तो पहले दिन ही जो ट्रीटमेंट की फर्स्ट थेरेपी हुई वो आराम से सो पाई, ठीक है। फिर दूसरे दिन जब हमने ट्रीटमेंट की तो उनको जो पोस्चर लेने में प्रॉब्लम होती थी, बैठने में दिक्कत होती थी, उसमें थोड़ा सा आराम हुआ। और तीसरे दिन वो वॉकर के साथ आराम से चलने लगी थी। तो आयुर्वेद में जो कहा जाता है कि बहुत स्लो रिजल्ट देता है, या ये पीढ़ी ऐसा मजाक बनाते हैं कि ये पीढ़ी अगर दवाई लेगी तो अगले पीढ़ी में रिजल्ट दिखेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पेशेंट, मेरा फेसबुक पोस्ट मैंने डाला हुआ है टेस्टिमोनियल, उनके वीडियोस डाले हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हो। मैं सिर्फ बताने के लिए नहीं बता रही हूँ, ये पेशेंट बहुत अच्छा रिकवर हुआ था। 3rd डे का वीडियो भी है, शायद 5th डे का है। 1st डे का तो हम नहीं ले पाए थे क्योंकि पेशेंट की वो कंडीशन ही नहीं थी, हम खुद पेशेंट को ठीक करने में लगे हुए थे, तो 1st डे का नहीं लिया था। लेकिन 3rd डे का और 5th या 7th डे का मैंने डाला हुआ है उसमें। इसमें आपने जो थेरेपीज की बात भी की डॉक्टर ने, तो थेरेपीज ऐसे ही नहीं कि आपको अभी पता चला तो आप जाके वो थेरेपीज करा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको पूरा कंसल्ट करता है, आपकी हर एक चीज़ के बारे में, आपकी प्रकृति से लेके आप क्या खा रहे हैं, आपका कैसे लाइफस्टाइल है, पूरा चीज़ देख के उसके बाद वो आपको बताते हैं कि हाँ ये थेरेपी आपको लेनी है। बिल्कुल, पेशेंट के क्या प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करके ही थेरेपी तो कोई भी दे सकता है। थेरेपीज बहुत नॉर्मल बात है क्योंकि वो सारी प्रोसीजर्स है, लेकिन उसमें मेडिसिन कौन सी यूज करनी है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे एलोपैथी में आईवी लगाना या इंजेक्शन देना वो एक सिस्टर भी करती है, नर्स भी करती है, ठीक है, लेकिन उसमें मेडिसिन कौन सी यूज करनी है वो डॉक्टर डिसाइड करता है। सेम आयुर्वेद में भी प्रोसीजर्स तो थेरेपिस्ट करते हैं, लेकिन उसमें मेडिसिन कौन सी यूज करनी है उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस करके वो मेडिसिन डिसाइड करने का काम आयुर्वेद डॉक्टर का है। जड़ पता लगनी चाहिए पहले कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। मेडिसिनल आयुर्वेद में अगर किसी भी रोग का इलाज करना है तो विशेष तौर पर उसमें ध्यान दिया जाता है कि आहार। तो जोड़ों के दर्द के लिए विशेषता क्या है आहार के लिए, कि मतलब हम कौन सा आहार ज़्यादा प्रेफर करेंगे? जोड़ों के दर्द में मैं मेरे हर एक पेशेंट को ये चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि कैल्शियम और विटामिन डी की मेडिसिन तो कुछ पेशेंट को हमें प्रिस्क्राइब करनी भी पड़ती है, लेकिन फिर भी एक एज के बाद रेगुलर बेसिस पे उनको विंटर के सीज़न में गोंद के लड्डू जो बनाए जाते हैं वो लेने चाहिए। और अगर वो बहुत हेवी है, डाइजेशन का कुछ इशू है और नहीं ले पा रहे, मिनिमम अखरोट, बादाम, मखाना और छुआरा, और उसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं मीठे के लिए। ये सब पाउडर करके मिक्स करके इसके लड्डू बना के वो खा सकते हैं, तो उससे उनकी बोन हेल्थ अच्छी रहेगी। जो एक एज के बाद डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं उसमें उसकी जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है ये खाने से। तो ये नॉर्मल भी खा सकते हैं? हैं नॉर्मल लोग भी जिनको कोई जॉइंट पेन नहीं है वो प्रिवेंशन के तौर पे ये चीज़ ले सकते हैं। सेकेंड थिंग है दही और खट्टी चीज़ें नहीं खाना है। जिनको ऑलरेडी जॉइंट पेन डेवलप हो चुका है उनको दही और खट्टी चीज़ें नहीं खाना है, ठीक है। तीसरी चीज़ है मैदा, और मैदे से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स है वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि उसका आपके डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। डाइजेशन आपका सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जॉइंट पेन के पेशेंट्स को हमने इन जनरल देखा जाता है कि मैक्सिमम पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। जैसे ही उनकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सही होती है उनका जॉइंट पेन अपने आप कम हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि वात प्रकोप की वजह से जॉइंट पेन होता है, ठीक है। तो वात का शमन करना या वात को सही रखने के लिए आपका डाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपका वात अपने आप अच्छा रहेगा। उसी के साथ स्पाइसी और जो तली हुई चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं या स्ट्रीट फूड है,
वो सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जिनको स्पेशली वात रक्त का प्रॉब्लम है, जिसको गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें रक्त पित्त दुष्टि होती है और ये चीज़ें खाने से रक्त और पित्त की दुष्टि और बढ़ जाती है। तो आहार में इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हम आहार के साथ हमेशा विहार की बात भी करते हैं। विहार मतलब एक्सरसाइज वगैरह। तो जिनको प्रॉब्लम है उनको माइल्ड टू मॉडरेट थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको तो डेफिनेटली अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि उनकी जॉइंट की हेल्थ अच्छी रहे, मसल्स का टोन अच्छा बना रहे, मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी रहे, जिससे वो जॉइंट को अच्छे से होल्ड कर सके और जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में ना हो। वैद्य स्नेहल, किस आयुर्वेदिक दवा या चूर्ण को जोड़ों के दर्द के लिए प्रभावी माना जाता है? कुछ के अगर आप नाम बता पाएं। आयुर्वेद में मैं हर्ब्स के नाम बताती हूँ। जैसे निर्गुंडी है, रासना है, गुग्गुल है। गुग्गुल तो लगभग जॉइंट पेन के हर एक मेडिसिन में गुग्गुल का यूज़ होता है। गुग्गुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन वगैरह कम करता है, पेन को भी कम करता है। इसके बाद आता है अस्थि संहारक। अस्थि संहारक जो है वो दिखने में भी अस्थि जैसा होता है। हमारे आयुर्वेद में एक सूत्र है, समाने वृद्धि सर्वेषाम, मतलब समान वस्तु से अब समान वस्तु की वृद्धि होगी। जैसे अस्थि संहारक है वो दिखने में भी बोन जैसा दिखता है। अच्छा। प्लांट है वो, लेकिन दिखने में बोन जैसा दिखता है और वो बोन पे ही काम करता है। ठीक है, शेप उसकी बोन जैसा। हाँ, दिखने में ट्रायंगुलर या स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में होता है, तो वो दिखने में भी बोन जैसा दिखता है, उसके लाइंस दिखती है बोन जैसी। तो वो खाने से, मतलब वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ होता है बोन हेल्थ के लिए। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के वगैरह पेशेंट है, या फिर मैंने जो बताया अस्थि में बल्य, अस्थि के लिए बल देने के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है उसमें अस्थि संहारक होता है। उसी के साथ में फिर रक्त पित्त की अगर प्रॉब्लम है, गाउटी आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है, तो हम गिलोय वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी मेडिसिन जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। वैद्य स्नेहल, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा से कैसे अलग है, और क्या सर्जरी कराना ही आखिरी विकल्प है जॉइंट पेन के लिए? जॉइंट पेन के लिए आयुर्वेद के किसी भी ग्रंथ में सर्जरी नहीं बताई गई है। ठीक है। जैसे आँखों की कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें धन्वंतरी अधिकार बताया गया है। धन्वंतरी अधिकार मतलब सर्जरी बताई गई है। या फिर हर्निया की प्रॉब्लम है, तो ऐसे कुछ जगह पे आयुर्वेद में भी सर्जरी बताई है, लेकिन जॉइंट पेन के लिए कहीं पे भी सर्जरी का उल्लेख नहीं मिलता है। जॉइंट पेन में आधुनिक चिकित्सा में उनके पास एक तो पेन किलर्स है, कुछ नर्व को काम करने के लिए कुछ मेडिसिन है, या फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, कैल्शियम विटामिन के सप्लीमेंट्स है, लेकिन एज सच उसके बेस कॉज पे काम करे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसका ऑप्शन फिर उनके पास सर्जरी है। लेकिन आयुर्वेद में जैसे सिनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको हम श्लेषक कफ कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, या फिर एक ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट हम इन जनरल बोल सकते हैं, तो वो कम होने की वजह से भी जॉइंट पेन होता है। तो हमारी जो सारी ट्रीटमेंट्स है वो बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ पे और मसल हेल्थ पे काम करती है। तो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कभी भी बेटर है। अगर किसी को सर्जरी का सजेशन दिया गया है तो मेरा मानना ये है कि सर्जरी करने से पहले, सर्जरी में आपको जितना खर्चा होना है उसके 10 to 15% खर्चे में ही आपकी आयुर्वेद ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो एक बार सर्जरी करने से पहले आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ज़रूर करें, एक ट्राई तो लेना बनता है। अगर उससे आपको ठीक होता है तो आपका खर्चा भी बच जाएगा और साथ में आप सफ़र नहीं करोगे, क्योंकि सर्जरी करेंगे तो आपको 1.5 महीना रेस्ट करना पड़ेगा। वो इन्वेजिव ट्रीटमेंट होती है और हमारी आयुर्वेद की ट्रीटमेंट है वो नॉन इन्वेजिव है। आप आपके रेगुलर डेली शेड्यूल के साथ में भी डेली विजिट करके, क्लिनिक विजिट करके पंचकर्म करवा सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सर्जरी अगर लास्ट ऑप्शन आपको बताया गया है, फिर भी एक बार आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेना चाहिए। वैद्य स्नेहल, हमसे बातचीत करने और हमारे दर्शकों को जोड़ों के दर्द से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को निरोग संवाद का यह एपिसोड पसंद आया होगा। निरोग संवाद के अगले एपिसोड में हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।